आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। ठीक है, तो उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुख्तलिफ जो भी रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी मैं बेसिकली आई एम लिविंग इन बैरियर टाउन लाहौर। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इन द मीन टाइम मैं आपको बैरियर टाउन की सैर भी कराऊंगा और आपसे इस रास्ते में बातें भी चलेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव, चलते हैं, आ जाएं जी, चले फिर। ओके, लेट्स मूव। अभी मैं घर पे हूँ, मैं निकल रहा हूँ बाइक के लिए और फिर चलते हैं। ओके जी, मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ इस वक्त और मैं अपना जरा कैमरा सेट यार। इस वक्त यहाँ पे बहुत लाहौर में इस वक्त मेरे ख्याल से 40+ डिग्री चल रहा है। अभी हालांकि मैं शावर लेके निकला हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, उसके बावजूद मैं इस वक्त पसीने में नहा रहा हूँ। चलो फिर गाड़ी का एसी ऑन कर लेते हैं। ओके जी, हम बाहर निकल आए हैं। हाँ, मैं कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ शर्त ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा और जो भी करता हूँ सारा कुछ आपके सामने आ ही जाएगा। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो बाहर की सूरत हाल है सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो लेट्स मूव, देखते हैं क्या सूरत हाल है कोरोना की वजह से। ज़रा कुछ कोई नहीं है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। लगता है कि हम लोग इन शॉर्ट के पाकिस्तान में रहते हुए किसी बाहर की जगह पे जो है ना वो हम लोग कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे सच इधर रहने में कोई मसला नहीं। अभी एक्चुअली मेरा कैमरा आई डोंट नो कि आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, तो इसलिए मैं फ्रंट और बैक नहीं मूव कर रहा हूँ ताकि वीडियो को की एक कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो मैं कर सकूँ। पता नहीं अब इस एंगल में मेरा फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग पीछे से हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलने दे ताकि एक्चुअली आई लव दिस सॉन्ग मलंग का ये वाला आपने सुन, आप लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो भी देखी हुई हो, इसकी मूवी भी देखी होगी, मलंग मूवी। अभी पिछले दिन में मैंने भी देखी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, तो मुझे इसके गाने भी काफ़ी पसंद है। आपको
आपको भी होपफुली अच्छे होंगे। चलें, बाकी आप ज़रा थोड़ा सा व्यू करिए बैरियर टाउन का और साथ साथ मलंग का ये गाना एंजॉय करें। ओके, यार एक्चुअली मैं वीडियो साथ साथ ड्राइविंग और साथ साथ वीडियो पे मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर क्लैरिटी इतनी अच्छी ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा माजरत। होपफुली आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कभी ना कभी बन ही जाऊँगा, अभी सीख रहा हूँ तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। दूसरा ज़रा मेरी गाड़ी का शीशा भी इतना साफ़ नहीं है, तो होपफुली लेट्स सी क्या होता है। चलेंगे। एक्चुअली फ्रंट व्यू में इसलिए नहीं करवा रहा कि सामने की धूप है और फ्रंट पे कोई कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा। कोई चीज़ नज़र आई तो मैं ज़रूर करूँगा, इसीलिए मैं साइड पे कुछ कर रहा हूँ ताकि आपके साइड का व्यू थोड़ा सा नज़र आ जाए। ठीक है, ओके। साथ साथ गाने एंजॉय कर रहे हैं, मुझे सारे गाने बहुत पसंद हैं और आपको भी। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये फ्रंट पे मेरी गाड़ी का शीशे पे क्रैक हुआ हुआ है। तो एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक बहुत ही सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे गाड़ी का सारा फ्रंट जो है वो काफ़ी हद तक उसका नुकसान हो गया था। अल्लाह ताला ने बहरहाल जान मेरी बचा ली है। ये उस वक्त ये शीशे पे स्क्रैच नहीं था, ये बाद में थोड़ा सा स्क्रैच बढ़ा था और अब पिछले 2 महीने से ये बढ़ता ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन पे आ गया। उस वक्त थोड़ा सा बजट मेरा कम था तो इसलिए मैंने स्क्रीन नहीं डलवाई थी, पर अब चूँकि सूरत हाल में थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है तो होपफुली मैं इस स्क्रीन चेंज करवा लूँगा अपनी। लॉकडाउन की वजह से यार हालात तो ज़्यादा ही टाइट हुए हैं, तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल ये बैरियर टाउन की नहर है और ये देखिए आपने इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्नामेंट, जिस तरह ये ताज महल है, ये फैसल मॉस्क का ऑर्नामेंट है, उसी के साथ आगे देख रहे हैं आप ये कायद-ए-आज़म का मज़ार और इसी तरीके से बाकी है। अक्सर जो मेन नहर पे अक्सर आप देखते हैं वो पहले कभी जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो साल में एक दफ़ा एक एग्जीबिशन लगती थी जिसमें इस किस्म की मॉन्यूमेंट जो है वो हम लोगों को नहर पे नज़र आते थे। लेकिन बैरियर टाउन ने परमानेंट ये मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और रात को यहाँ पे लाइटिंग भी होती है, काफ़ी अच्छा व्यू भी होता है। और अच्छी आपको कुछ भी करने के लिए नहीं है तो आप गाड़ी निकालें, गाड़ी ना भी है तो यार बाइक, इवन कि साइकिल, आजकल तो लोग साइकिल्स पे भी निकल चुके होते हैं और आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंदर ही काफ़ी कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, तो आपको ऐसा बाहर जाने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैरियर के साथ साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ भी लग रही हैं, जिस तरह ये पीछे नहीं मेरे ख्याल से सामने है सुखचैन सोसाइटी, एक सोसाइटी हमदर्द सोसाइटी ये है, सुखचैन सोसाइटी सामने है बैरिया की पैनल्स पे ही। इवन कि अगर हम ठोकर से स्टार्ट होते हैं टूवर्ड बैरिया तो हमें नहर पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो है ना वो मिलती हैं। फाइनली एंड पे जो है वो बैरिया आ रहा होता है। कुछ अर्से पहले तो बैरिया सच नहीं इतना ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं था, आज से तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले यहाँ पे लोग इतना सारा नहीं रहते थे। ये देखें, ये रही बेसिकली सुखचैन सोसाइटी, ये सुखचैन सोसाइटी है
और जैसे ही इसका नाम है सुखचैन सोसाइटी, लिटरली ये वाकई से अंदर से भी उतनी ही इसके अंदर चैन है, यानी कि काफ़ी पीसफुल है। तो कभी इधर का भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। पर ये मैंने स्क्रैच का इसलिए बता दिया, स्क्रीन टूटी हुई है तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा इस किस्म का आ रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ इग्नोर थोड़ा सा करिएगा। ये देखें, ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिसमें उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सोसाइटी को डेवलप किया हुआ है। पार्क बहुत अच्छे हैं, मस्जिदें बहुत अच्छी हैं, इवन के स्कूल्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। बहुत ही इवन के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और अब पहले मैंने आप जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था कि पहले जो है वो लोगों का ऐसा इतना रुझान नहीं था बहरिया की तरफ, क्योंकि लोग कंसिडर करते थे कि बहरिया जो है लाहौर से बाहर है, बहरिया टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इवन कि मेरा भी आज से मेरा तकरीबन 8 साल पहले यही था, ठीक है। इससे पहले बेसिकली मैं डिफेंस में रहता था और बहरिया आने का मेरा कोई चांस नहीं था। एक दफ़ा मैं आ भी गया था तो मैंने प्रेफरेंस नहीं दी थी। उस वक्त इतनी ज़्यादा सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हुई भी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये डेवलप होती गई और एट अ स्पेसिफिक टाइम आके जो है मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा रहना। अच्छा, यहाँ पे मूव होने का प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मेरा ऑफिस जो है वो रायवन रोड पे था, ठीक है। तो डिफेंस से रायवन रोड आना थोड़ा सा मुश्किल पेश आता था, काफ़ी लंबी ड्राइव हो जाती थी। उस वक्त रिंग रोड नहीं बना हुआ था, उस वक्त हमें मेन किनाल पे से या वैसे ही डायरेक्टली ही आना पड़ता था। इसीलिए फिर सार्जन ने मुझे देख लिया कि इसने मोबाइल पकड़ा हुआ है, साथ साथ मोबाइल भी लगा हुआ है, साथ साथ ड्राइव कर रहा है। चलान होने के काफ़ी हद तक खतरा है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल को मैं कहीं सेट कर दूँ, पर मैं चाह रहा हूँ आपको साथ साथ व्यू भी करवा दूँ। बहरहाल बहरिया टाउन से हम बाहर एग्जिट ले चुके हैं। ये अब हमारी किनाल रोड स्टार्ट हो गई है। तो व्यू सही आ रहा है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। अभी तो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। बेसिकली इस पोजीशन में ये है कि कैमरा किसी को नज़र भी नहीं आ रहा और बात भी अच्छी तरीके से हो रही है, पर सही आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, बहरिया टाउन पे क्यों मैं मूव हुआ और यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं इसलिए मूव हुआ यहाँ पे कि मेरा ऑफिस यहाँ से करीब मुझे पड़ता था एज़ कम्पेयर टू डिफेंस। तो हम लोगों ने इसीलिए एक छोटा सा घर यहाँ पे ले लिया और इसी चक्कर में हमने कहा चलो कुछ अर्से के लिए बहरिया टाउन चेक करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे शिफ्ट हुए और कुछ अर्से रहे तो यहाँ का लिविंग स्टाइल देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अब मेरे ख्याल से हमें ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं बहरिया टाउन में आए हुए और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छी वाली एक स्टैंडर्ड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। हम सबसे बड़ा मुझे जो अच्छा लगा है कि सिक्योरिटी इशू कोई भी नहीं है। आप जिस एरिया में बेसिकली हम लोग रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। इवन के बच्चे खेल रहे हैं बाहर और इवन कि समटाइम ये होता है कि हम लोग अपने घर का भी दरवाज़ा ऐसा नहीं बंद कर रहे थे दिन में, तो जैसा चोरी वोरी का इस तरह का नहीं होता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अक्सर इनके बिल्स में एक साथ इनका पॉम्पलेट अटैच होकर आ रहा होता है कि जी आप अपनी सामान की और अपने घर की खुद हिफाजत करें। तो सेफ्टी तो ऑब्वियसली हर जगह पे ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखी जाए बाकी सोसाइटी के मुकाबले में तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस सिलसिले में। और ओवरऑल एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। सो लाइफ इज़ बेटर दैन नथिंग। और अच्छा, बहरहाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यूट्यूब मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए भी मैं चाहूँगा, ठीक है। बेसिकली मैं प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट कह लें या फाइनेंशियल एनालिस्ट कह लें। आज अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ।
मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि जी बेसिकली मेरा नाम जो है वो यासिर नूर है। मैं लाहौर से ही मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहीं पे लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ। लाहौर पाकिस्तान में मेरी पैदाइश हुई है और यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेज, सारा कुछ यहीं पे हुआ है। ठीक है। और यही वाली सारी सूरत हाल है। When I was in a metric, तो बेसिकली मेरे फैमिली में मेरे फादर्स की ये विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मेरा इसमें मेडिकल में बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इस सिलसिले में कि मुझे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं थोड़ा सा यानी कि समझें कि मेरी मेमोरीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी को याद कर सकूं। तो इस चक्कर में, और वैसे भी एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, मेरा मेडिकल में ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब्बा जी ने काफ़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से मैं जो है वो कर लूँ। इवन कि मैंने FSC की, जानबूझ के तो नहीं, मेरे बायोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं आए। तो मैंने कहा अब्बू जी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। पर अपने को कोई बात नहीं बेटा, दोबारा एग्ज़ाम दे दो, दोबारा ट्राई करो। जाना तो तुमने मेडिकल में ही है, यहाँ पे नहीं, किसी और शहर में, किसी और शहर में नहीं, किसी और मुल्क में। लेकिन मैंने तुम्हें मेडिकल में ही, यानी कि उनकी ख्वाहिश थी, मुझे उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन जैसे हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है डॉक्टर, इंजीनियर, इसी तरह का। तो मेरे फादर की भी, क्योंकि आई एम द ओनली वन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरे फादर की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। बहरहाल उनकी ख्वाहिश फुलफ़िल करके मैंने दोबारा से एग्ज़ाम्स भी दे दिए। लेकिन दोबारा भी फिर यही हुआ कि ऐसे नंबर तो अच्छे आ गए थे। लेकिन फिर मैंने अपने फादर को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की कि अब्बू आपके कहने पे मैं मेडिकल ज्वाइन भी कर लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आगे जाके मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे उसमें ही रहने दें। बहरहाल मैंने अपने अब्बा जी को कन्विंस कर लिया और उन्होंने कहा ओके बेटा, जो तुमने करना है, इन शॉर्ट पहाड़ में जा। तो लिहाजा उसके बाद फिर यार आई डोंट नो कि आपको मेरी सही आ रही है कि नहीं। मेरा फेस तो आ ही रहा होगा एटलीस्ट, ठीक है। बस फेस देखो, आवाज़ सुनो, बाकी खैर है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मैं उन दिनों में मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। ये कहाँ आ गया, मैं गलत तो नहीं आ गया? सही है। अच्छा, मेरा उन दिनों में कैट और ACCA नया आया था। ये काफ़ी साल पुरानी बात है आई थिंक। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पूरी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट के लेटर इशू करता है, और यहाँ की सोसाइटीज़ की अपनी डेवलपमेंट के हालात देखें कि आधी, मेरे ख्याल से 80% यहाँ पे बंजर पड़ी हुई है ज़मीन। बंजर मतलब है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई भी है। इनकी अपनी सोसाइटी का ये हाल है। ये देखें, इस साथ साथ कुछ न रहा। अब कुछ यहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं। बेसिकली जब से बैरियर टाउन में रश पड़ा है, तो कुछ अर्से पहले जब हम लोग नए बैरियर टाउन में शिफ्ट हुए थे, आज से 4-5 साल पहले, तो रात के टाइम आफ्टर 9 to 10 PM यहाँ पे से गुजरना थोड़ा सा रिस्की होता था, इस सिलसिले में कि यहाँ पे अक्सर स्नेचर और इस टाइप के लोग होते थे जो आपको गाड़ियों पे हमला भी कर देते थे और आपसे पैसे, मोबाइल, इवन की गाड़ियाँ भी छीन लेते थे। अभी भी सम टाइम होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन अब चूँकि बैरियर टाउन और इसके इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब रौनक होना शुरू हो गई है। यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी ओपन हो गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया है। इवन कि ये देखें, यहाँ पे अब घर बनना भी शुरू हो गए हैं। ये लोगों ने अपने घर भी बनाना शुरू कर दिए हैं पास जिनकी यहाँ पे जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। अब काफ़ी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है वैसे, लेकिन एक कुछ अर्से पहले ये बिल्कुल ही एक सन्नाटे वाला इलाका होता था।
रात के टाइम भी और इवन के दिन में भी, ठीक है। यहाँ से बेसिकली टूवर्ड जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस ही है वो, वहाँ का इसलिए मैं LDA के थ्रू इसलिए यहाँ से जा रहा होता हूँ कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैं लंबा जाऊँ बैरियर टाउन के। मैं बैक वाले गेट से निकलता हूँ। आज तो मैं इसलिए मेन फ्रंट पे से आया हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको एक नहर का और बैरियर टाउन मेन का थोड़ा सा व्यू करवाना था। अब अदरवाइज़ मैं बैक गेट से आता हूँ LDA से और फिर अपने ऑफिस जाता हूँ, और हार्डली मेरे घर से मेरी ऑफिस की ड्राइव जो है 20 मिनट्स की है, जिसमें से 13 to 14 मिनट्स तो बैरिया के अंदर ही है, बाकी का 10 मिनट्स बैरिया एग्जिट से लेके और मेरे ऑफिस तक की है, ठीक है। चलें खैर, बाकी ये वाला गाना भी मुझे पसंद है, थोड़ा सा ये भी सुन लें आप। ये बेसिकली LDA की मेन एंट्रेंस है। इसकी बैक साइड में आपको ऐसे दिखा दूं, LDA सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है। सामने ये बेसिकली जो सिग्नल है, सीधा जाएं तो हम जिना एवेन्यू आ जाएगा। हमारे जो लेफ़्ट और राइट पे है ये राइवन रोड है, और बैक साइड पे जिस रोड से हम लोग आ रहे थे वो ओबियसली LDA का मेन बुलवर्ड है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे। वैसे मेरा ऑफिस जो है वो राइवन रोड पे है। यहाँ से सिग्नल से जैसे राइट लें तो आगे थोड़ा सा ही हाफ किलोमीटर के पे मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं थोड़ा सा सीधा जाऊँगा, थोड़ा सा आगे से वेलेंशिया टाउन के राउंड अबाउट से होके फिर हम लोग इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे और आप इतना ही अगला गाना एंजॉय करें जब तक। ओके जी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया।
ये बेसिकली वेलेंशिया टाउन है। ये वेलेंशिया टाउन का राउंड अबाउट है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग राइट लेते हैं तो वो वेलेंशिया टाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये सीधा जिना एवेन्यू है और सामने सीधा जाएंगे तो शौकत खानम हॉस्पिटल है। राइट पे वेलेंशिया के साथ ही वाबर टाउन सोसाइटी लग रही है और इसी तरीके से बाकी सोसाइटीज़ भी काफ़ी यहाँ पे लाहौर में काफ़ी सोसाइटीज़ डेवलप हो गई हैं एक्चुअली, और काफ़ी सोसाइटीज़ आपको साथ ही साथ नज़र आती हैं और मिलती हैं। ठीक है, तो अभी हम जीना एवेन्यू पे हैं। आज मैं थोड़ी सी आपको लाहौर की सैर करवा दूँ, मैंने कहा। फिर एक्चुअली मैं ऑफिस से भी लेट हो रहा हूँ। जो ऑफिस से स्पेशली फ़ोन आया था कि कोई काम था। वैसे तो ऑफिस हमारा आजकल बंद है, लेकिन चूँकि वहाँ पे मैं एज अ फाइनेंस इंचार्ज और ओवरऑल एक जीएम के तौर पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अक्सर चीज़ें डिस्कस करने के लिए ऑनर जो है वो मुझे बुला लेते हैं मीटिंग करने के लिए। और इवन कि हम आजकल प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों ने आगे अपना क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें बेसिकली, तो उसी सिलसिले में हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम लोग आजकल थोड़ा सा, अच्छा मैं अपनी तरफ थोड़ा सा अपना कैमरा कर लूँ, थोड़ी सी मैं भी आपसे बात कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी नज़र आ रहा है। अच्छा हाँ जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि आजकल थोड़ा सा मैं अपने दोस्त के, मैं इसलिए सामने फ्रंट कर लिया ताकि थोड़ा सा मेरा फेस भी आपको नज़र आ जाए। मैं बेसिकली एक टेक्सटाइल, बीच में मैंने अपनी स्टोरी थोड़ी सी छोड़ दी थी कि मैं क्या कह रहा था। अच्छा मैं वहाँ से वहीं से शुरू करता हूँ कि बेसिकली मेरे दोस्त ने मुझे रेफ़र किया कि यार कैट और ACCA का नाम है, तू कैट और ACCA क्यों नहीं स्टार्ट करता, ये है तो वो है, तो पाकिस्तान में रहते ही बाहर की डिग्री मिल जाएगी, ये है, उसका पूरा इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहरहाल चूँकि वो कर रहा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। देन आई स्टार्टेड क्लासेस कैट। बेसिकली FSC के बाद मैंने कैट की क्लासेस लेना शुरू कर दी और मैंने कैट स्टार्ट कर दिया। बेसिकली 1.5 साल का कैट होता है, अब तो बहुत कॉमन हो गया और 1.5 साल में ही मैंने कैट कर लिया। मैंने कोई शुरू में कैट में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था। मैंने बेसिकली मेरा, जिसने मुझे रेफ़र किया था, मेरे दोस्त ने, वो किसी से ऑलरेडी किसी के घर जाके, एक स्टूडेंट ही था जो कि ACCA का स्टूडेंट था, उससे क्लासेस ले रहा था, तो मैंने भी उसी से क्लासेस देना स्टार्ट कर दी। और कैट के कुछ पेपर्स जब मैंने देखा, तो चूँकि बेसिकली FSC से जब आप अपनी एक बिल्कुल ही अपनी कोई फील्ड चेंज करते हैं, FSC छोड़ के मैंने अकाउंटेंसी ज्वाइन की, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल आया। मुझे नहीं पता था डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, डेट्स क्या होते हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें। पर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि जब मैंने उसको स्टडी स्टार्ट कर दी तो ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे गिरफ्त आना शुरू हो गई और मैंने कैट के पेपर्स फिर आहिस्ता आहिस्ता करके से 3 पेपर करके मैंने कैट के पेपर्स टोटल आई थिंक कैट के 14 पेपर होते हैं, भूल भी गया यार पर मैंने वो कर दिया। अच्छा, इसके लिए कैट का ये होता है कि जब आप किसी चीज़ में पैशन, फुल पैशन के साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। ये मैं इस तरीके से आपको, इसको मैं इस तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये हुआ कि कैट के कुछ पेपर्स तो मैंने ज्वाइन किए। कैट में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था मैनेजिंग पीपल एंड सिस्टम, जिससे मैं अपनी क्लासेस ले रहा था, या जो भी ट्यूटर मुझे था, जब मैं उस सब्जेक्ट्स की तरफ आया तो ऑब्वियसली मैं नहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा मुझे गाइडलाइन ही चाहिए थी, बाकी तो हम लोगों ने खुद ही पढ़ना होता था। तो मेरे उस ट्यूटर ने कहा यार क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है और इससे पहले मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, मैं आपको ये इसके लिए फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, लिहाजा आपको या तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा या आप देखो कोई और बंदे को देख लो जो आपको इस टॉपिक पे जो है ना वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें। उस पर यह हुआ कि मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, मैंने उसकी बुक्स ली, ठीक है, और उसको खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मुझे कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट जब डेवलप होता है तो इस हद तक, इस एक्सट्रीमली हद तक चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि वो चीज़ें मैं बहुत जल्दी पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वाली सूरत हाल होती है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं, फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए जी,
ये एयरलाइन सोसाइटी इधर है, PCS IR सोसाइटी का ये है। ओ भाई चले ना आ जा। हाँ जी, ये फ्लाई ओवर काफ़ी अरसे बाद अभी मेरे नहीं ख्याल से आपको शायद नज़र आ रहा हो, बहुत ही ब्लड आ रहा है, तो अभी नहीं मेरे ख्याल से आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ब्लड है ये तो। चलें खैर, ये फ्लाई ओवर बना है काफ़ी अरसे बाद फ्लाई ओवर ये बना था। यार बहुत मुश्किल है ड्राइविंग के साथ साथ इस तरीके से कैप्चर करना, कैमरा एक तरफ फिक्स हो और बंदा बोलता रहे, वो एक चीज़ अलग इशू है, लेकिन हाथ में मोबाइल पकड़ के और ओवरऑल चीज़ें कैप्चर करना इज़ टोटली डिफ़िकल्ट, रिस्की भी है। मुझे तो वैसे नहीं ये काम करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरी गाड़ी का पहले एक्सीडेंट हो चुका है और अब फिर दोबारा उस सिचुएशन में मुझे मेरे नहीं ख्याल से मुझे दोबारा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा कैमरा रख लिया है। थोड़ा सा मैं आपको कर दूँ कैट में, अच्छा मैं अपनी स्टडी का आपको बता रहा था कि कैट में एक सब्जेक्ट था मैजिक पीपल एंड सिस्टम, मैंने उसकी बुक्स भी ले ली और जब बुक्स लेके मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने खुद पढ़ना, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, ठीक है, और मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नज़र आया, लिहाजा मैंने उसके कुछ पिछले पेपर्स वगैरह ओवरव्यू किया, थोड़ी सी ऑनलाइन स्टडी की, ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस सब्जेक्ट में टीचर की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैंने उसकी खुद से तैयारी करना शुरू कर दी, ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो सारा कुछ पढ़ के मैंने खुद से चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। मैं इसको एक अचीवमेंट समझता हूँ। मैं कोई ऐसा जितना ज़्यादा लाइक फाइक भी स्टूडेंट नहीं रहा, एक नॉर्मल जिस तरह बच्चे होते हैं उसी तरीके से रहा हूँ, लेकिन मेरे फादर को मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट था कि ये कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही करेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स की हैं, वो भी मैं स्टोरी कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, क्या की हैं, किस तरीके से की हैं। बहुत ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन मेरी लाइफ में आए हैं और जो जिसकी वजह से इंसान बहुत कुछ सीखता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, पर अभी चूँकि मैंने अपनी स्टार्ट से शुरू की है, अपनी स्टडी लेवल से लेके फिर आहिस्ता, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसकी उन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे। अभी मैंने चूँकि स्टडी का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से उसी को कंटिन्यू रखते हैं। पर मैनेजिंग पीपल और सिस्टम मैंने जब स्टार्ट किया तो ये हुआ कि जी उनकी स्टडी मैंने खुद ही शुरू कर दी है और फाइनली हर 6 महीने बाद ACC के और कैट के पेपर होते थे। 3-4 महीने मैंने पढ़ा, उसको तैयारी की है अच्छी तरीके से, जिससे एक नॉर्मल तरीके से जो भी सब्जेक्ट होता है, और मैंने उसके पेपर दे दिए। पेपर भी जाके दे आया, तो जिस तरीके से एक नॉर्मल मेरे बाकी पेपर होते हैं उसी तरीके से एक पेपर हुआ, यानी कि मैंने पूरा अपना 100% उसको उस पेपर्स में दिया जैसा मैं बाकियों को बाकी पेपर्स में। हर इंसान कोशिश कर रहा होता है कि अच्छे मार्क्स गेन करे, उसी तरीके से मैंने उस पेपर में भी अपने अच्छे पूरी अपनी 100% करने की कोशिश की। उससे ये हुआ कि जी उसके साथ मैंने बाकी जो भी 2 पेपर्स रखे थे वो भी मैंने पेपर्स दिए। अच्छा, हर साल चूँकि एक हाई अचीवर का होता है हम लोगों के ACC और कैट में भी, ठीक है, तो हमारे पेपर्स का 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट कर लिया। इंसान खुद पता चल जाता है कि यार आप इसमें पास होगे कि नहीं होगे। अगर डाउट होता है तो इंसान बुक्स संभाल के रखता है और अगले पेपर्स की तैयारी करना शुरू होता है। मेरे साथ भी ऐसी था, मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं था क्योंकि मेरे जो भी 2-3 सब्जेक्ट रखे थे मेरे पेपर्स अच्छे हो गए थे। इवन की जो मैंने खुद से तैयारी की थी वो पेपर मेरा बहुत अच्छा हो गया था। मुझे लगा था कि शायद मैं 70-80% मार्क्स तो ले ही लूँगा, ठीक है। खैर मैंने अगले पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी है। जब रिजल्ट आया तो एक नॉर्मल तरीके से हमारे होता है कि हमें मार्क्स का नहीं बताते, हम लोगों की होती है जी एक ग्रेडिंग होती है कि जी आप इस ग्रेड से पास कर लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोगों को हुआ कि जी मेरी एक परसेंटेज आई और एक ग्रेड आया, उसमें मेरे अच्छी परसेंटेज थी और मैं पास हो गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जी चलो अच्छा है, मैंने नहीं किसी से हेल्प ली। उसके बावजूद मैंने अपनी तैयारी के बलबूते पे हम लोगों ने पेपर क्लियर कर लिया। अच्छा, कुछ अर्से बाद मुझे ACCA वालों की तरफ से एक लेटर इशू हुआ। देन आई वाज सरप्राइज। मैं इसमें अपनी मेहनत से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की दुआओं का थोड़ा सा समझता हूँ। सरप्राइज ये चीज़ था कि जी वो पेपर जो कि मैंने खुद तैयार करके जिस पेपर्स दिया था और उसमें पास भी हो गया, देन आई वाज द हाई अचीवर
ऑफ दैट पेपर, यानी कि पाकिस्तान में मैंने उस पेपर में टॉप किया और वर्ल्ड वाइड उस पेपर में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। यानी कि ACC जो कि एक इंटरनेशनल डिग्री है, तो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से लोग पेपर दे रहे होते हैं और उस चीज़ को अचीव भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी बिग अचीवमेंट थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो था। इस चीज़ के सारा कुछ मेरा सर्टिफिकेट्स, मेरी जो भी अचीवमेंट अवार्ड्स ये वो मिलता है हमारा ACC की तरफ से। एक मंथली बेसिस पे वो इशू होता है, मैगजीन इशू होता है, जिसमें मेरा पूरा एक आर्टिकल आया मेरी अचीवमेंट में के सिलसिले में कि मैंने किस तरीके से वो किया। बाकियों का भी होता है ऑब्वियसली, जिसने जो सब्जेक्ट में टॉप किया होता है सारों का उसमें अचीवमेंट अवार्ड और इस चीज़ का होता है। मेरा भी उसमें था कि जी मैंने किस तरीके से किया और वो किया। तो ये मेरी ज़िंदगी एक सबसे समझे कि स्टडी लेवल पे मेरी अचीवमेंट का एक फर्स्ट स्टेप था जो कि मैंने अचीव किया। इसको मैं अपनी लक ज़्यादा काउंट करूँगा, ठीक है। और ऑल अबव लक्स के अलावा भी मेरा ट्रस्ट है अभी तक कि जिसके साथ पेरेंट्स होते हैं ना, जिसके साथ पेरेंट्स की दुआएं आती हैं, वही बंदा दुनिया में कामयाब होता है। अक्सर लोग होते हैं अपने पेरेंट्स के एक स्पेसिफिक लेवल पे जब अपना सब कुछ हायर कर लेते हैं, शादी हो जाती है, तो वो उनकी टोटली लाइफ जो है वो अपने बीवी बच्चों के साथ हो जाती है। यानी कि वही एक वेस्टर्न कल्चर जो होता है कि जी पेरेंट्स को वो बिल्कुल ही एक एक्स्ट्रा कंसीडर करना शुरू हो जाते हैं, समझे। वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं कंसीडर करते, जबकि वो सब कुछ भूल जाते हैं कि यार ये प्लीज़ चले जाए। ये सब कुछ भूल जाते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ अचीव किया है वो आपकी पेरेंट्स की दुआओं की वजह से है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ। मेरी पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल्स किए हैं एक्चुअली। मैं सारी उम्र इस चीज़ का रिगार्ड भी करता हूँ, करता रहूँगा, उनके लिए दुआएं भी करता हूँ, करता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स की लंबी उम्र करे। बेसिकली मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है। अभी सिर्फ मेरी मदर है मेरे साथ। और यार अब्बू ने एक्चुअली मुझे धोखा दे दिया, बगैर कुछ किए ही अचानक छोड़ के चले गए। पूछने का भी मौका नहीं दिया कि अचानक क्यों आप चले गए मेरी लाइफ से। मगर होता है, हर एक के साथ होता है यार, पेरेंट्स से सारी उम्र नहीं रहता ना। लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई गिल्टी होती है आपकी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं उनकी कभी महसूस कर रहे होते हो। बेसिकली जब अब्बू मुझे छोड़ के गए थे तो मेरी लाइफ में मैंने उनकी कमी वाकई बहुत महसूस की है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं चाहता कि मैं अपने अब्बू के साथ होते। इवन कि अभी भी जो चीज़ें मैं आगे अचीव करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि यार काश मेरे अब्बू मेरे साथ होते तो वो इस चीज़ में ज़्यादा खुश होते। उन्होंने शुरू से मुझे एक स्पेसिफिक लेवल पे, और होता है ना हर बंदा, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा एक बहुत ऊपर जाए, वो ख्वाहिश की है। और मेरे अब्बू की मुझे जो लगता है कि मेरे अब्बू की ज़िंदगी में शायद मेरी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद मेरी लाइफ का जो एक समझे चार्ट है वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसका मुझे ये भी लगता है कि शायद उन्होंने मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाके कर लिया कि नहीं जी अब तो मेरे बेटे को ज़्यादा ही करना है, क्योंकि अब तो उसके पास मैं भी नहीं रहा। सेकंड, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं, हर वक्त तस्बीह करती रहती हैं। टोटली हमारे पेरेंट्स का दारो मदार हम लोगों पे होता है बेसिकली, ठीक है। आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर आप पेरेंट्स को डिनाई करें, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है यार। जिंदगी की हर छोटी से लेके बड़ी अचीवमेंट जो आपकी पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, मेरी लाइफ में यही है कि मेरी हर अचीवमेंट मेरे पेरेंट्स से स्टार्ट हुई है और मेरे पेरेंट्स पे ही उसका दारो मदार है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी अम्मी मुझसे बेपनाह प्यार करती हैं, और अल्लाह ताला इस चीज़ का, अल्लाह ताला उनको सेहत याबी दे। पर
मेरा ये था कि मैं अपनी अचीवमेंट का बात कर रहा था कि जब मैंने अचीव किया तो इस चीज़ से मेरे अब्बू बहुत खुश हुए। ऑब्वियसली वो हुआ था उनको, एटलीस्ट उस चीज़ का थोड़ा सा मेरे अब्बू को था कि यार इसने मेडिकल की फील्ड ज्वाइन नहीं की तो शायद ये कोई और फील्ड में भी ना चल सके, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जब उनको लगा कि नहीं यार इसने बिजनेस फील्ड ज्वाइन की है और उसमें ये कुछ गेन कर रहा है तो इस चीज़ पे उनको बहुत खुशी हुई है। और इस चीज़ को ऑब्वियसली मैंने भी आगे लेके चला। उसके बाद मैंने अपना ACCA कंटिन्यू रखा। कैट के बाद फिर मैं आई स्विच टू ACCA स्टार्ट कर दिया। जब आप कैट अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ आपके ACCA के जो है पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप ACCA स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग स्टडी ACCA की स्टडी मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए और जॉब भी स्टार्ट कर दी। फिर ये हुआ कि काफ़ी अच्छी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बहुत आगे ले गई। अच्छा, कुछ लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी में अगर इंसान के पास ज़्यादा पैसा है तो शायद वो बहुत खुशहाल है। यानी कि इंसान हर चीज़, मेरा ये मानना है कि हम लोग, मैं भी शायद कहीं ना कहीं चीज़ में फॉल करता हूँ कि इंसान नाशुक्रा है। अगर उसके पास एक चीज़ नहीं है तो वो उस चीज़ की कमी के लिए वो गिल्टी फील होता रहता है कि यार ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, ठीक है। उसके पास ये होता है कि जो ऑलरेडी उसके पास चीज़ें या जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी भी होती हैं वो उससे उस नेमतों की कदर नहीं कर पा रहा होता। और जब एक स्पेसिफिक टाइम आता है तो शायद वो नेमतें भी उसके पास नहीं रहती हैं। फिर वो जो चीज़ वो अचीव करना चाह रहा होता है वो उसके पास आ जाती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें उसके पास होती हैं वो शायद नहीं होती हैं, या फिर वो टाइम नहीं रहता। तो बंदे को अपनी हर लाइफ में, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपनी हर लाइफ में खुश रहना चाहिए। पैसे, ज़्यादा पैसा होने से इंसान खुश नहीं होता, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाती है। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, आप कह लो, या आप हो गए, आपके बहन भाई हो गए, ठीक है, उनके साथ रहना, उनके साथ छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करना, ये आप मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना। मैंने कभी भी पैसे की तरफ नहीं ऐसा जितना रुझान रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है मुझे मेरा नसीब का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मुझे किसी से छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा आप किसी के मुंह से तो छीन सकते हैं लेकिन किसी के नसीब से छीन नहीं सकते, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यही है कि जो चीज़ मेरे नसीब में होगी वो मुझे मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर बैठे तो नहीं कुछ होगा, लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा और वो चीज़ मैं अचीव करूँगा तो कुछ हासिल होगा। तो सेम यही सिनेरियो है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के उन 20 to 30% लोगों में कंसीडर करता हूँ जो रात को पेट भर के सोते हैं, जिन्हें किसी किस्म की गिल्टी नहीं होते, जो कि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि मैं कभी भी किसी के का देनेदार नहीं हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला अपने जितना भी दे, कम दे ज़्यादा दे, रात को पेट भर के सोते हैं, सुबह उठते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से अल्लाह का शुक्र है लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी जो खुशियाँ मुझे लगता है कि मैं हासिल कर सकता हूँ वो मैं हासिल करता हूँ, और वही लाइफ स्पेंड भी कर रहा हूँ। आगे लाइफ चल रही है, पीछे भी बड़ी अच्छी है। अभी तक मैं अपनी लाइफ से अभी तक मैं अपनी लाइफ से किसी किस्म का कोई गिल्टी नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ, एक नॉर्मल एक लाइफ, एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ। और जिस तरह एक अपर मिडिल क्लास है और मॉडरेट किस्म के कर रहे होते हैं, उस तरीके से ये है, एक अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी है, घर है, फैमिली है। उसी तरीके से मेरा भी सेम सिनेरियो है। दिस इज सेंट्रल पंजाब। एक मिनट में एक चीज़ दिखाऊँ, ये अभी फिर इसमें मसला हो गया।
अभी चूँकि बेसिकली शाम का टाइम होने वाला है, तो बाहर का व्यू लेने का कोई ऐसा जितना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लर नज़र आएंगी कैमरे से, तो इसलिए कुछ ना नज़र आने से बेहतर है कि आई डोंट नो कि मेरा फेस भी सही तरह नज़र आ रहा है कि नहीं है, तो जब मैं वीडियो फाइनल करता हूँ तो फिर ही पता चलेगा हमारा। अभी तक यही सिनेरियो था मेरी लाइफ का, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ लेके चल रहा हूँ, आगे भी आपसे चीज़ें डिस्कस करेंगी, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियो में बेसिकली यूट्यूब पे चैनल खोलना, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने माइंड बनाया यूट्यूब पे चैनल खोलने का, क्या सिनेरियो है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत वो कर रहा होता हूँ, ट्रेंड चल पड़ा है यूट्यूब पे चैनल का, कुछ अलग ही सिनेरियोज हो रहे होते हैं बेसिकली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो भी चीज़ें इस चीज़ में चल रही हैं, ठीक है। खैर, और याद ये कि काफ़ी कुछ, मैं बीच में थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, अभी मेरी थोड़ी सी अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं सच। बेसिकली जब भी अब्बू को याद करता हूँ या अब्बू का जिक्र करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा टची हो जाता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि यार मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाऊँ और उनको याद करूँ, उनके साथ जो मेरी मेमोरीज थी उसको याद करूँ। यार लाहौर वाले जो है ना वो बहुत बेसब्र हैं एक्चुअली, लाहौर वाले वाकई बड़े बेसब्रे हैं ड्राइविंग के लिहाज से। हर बंदा चाहता है कि मैं दूसरे बंदे से आगे निकल जाऊं, हालांकि अभी लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, फिर भी बाहर सड़कों पे रश है, और यानी कि अगर एक सीक्वेंस में एक गाड़ी चल रही है तो पीछे वाला बंदा आपको हॉर्न और डिपर दे के होगा कि किसी तरीके से आप साइड पे हो जाओ, मैं निकल जाऊँ, पता नहीं क्या वजह, पर खैर इसलिए मैंने अपनी साइड, चूँकि मैं थोड़ी सी हल्की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी साइड पे कर ली है ताकि मैं अपनी बात को भी कंटिन्यू रख सकूँ और गाड़ी को भी चलाता रहूँ। खैर, पर हाँ, ड्यूरिंग माई स्टडी मैंने ACCA, देन आई स्टार्टेड ACCA के दौरान ही मैंने एक दो जगह पे जॉब भी की और एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, वहाँ से मैंने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी गेन किया, ठीक है। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, कुछ समटाइम जब आप शुरू में कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे लेवल की नहीं है, या ये चीज़ मैंने इतने पैसे या इतना टाइम इसलिए तो नहीं खर्च किया कि मुझे एट द एंड ये चीज़ हासिल होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं, पर चूँकि लाइफ है वो आपको हर चीज़ सिखा रही होती है। व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, तो मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट जॉब पे ड्यूरिंग ACCA मेरी पहली जॉब पे मुझे जो पहली सैलरी मिली थी और वो थी 13,000 रुपये, जो जिसपे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे लग रहा था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी वर्थ ये है 13,000 रुपये, और बेशक आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको स्टार्ट तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इस तरीके से मैं भी जब अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था, बेसिकली मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, लेकिन मेरे जो बाकी सीनियर्स मेरे थे तो वो मुझसे रिकॉर्ड कीपिंग करवाते थे, यानी कि मैं फाइलें अरेंज कर रहा हूँ जी, मैं फ़ोटोकॉपी कर रहा हूँ, मैं स्टेपल्स करके पेपर्स बाइंड कर रहा हूँ। शुरू में 1-2 महीने तो उन्होंने मुझसे यही काम करवाया ना, तो आई फील गिल्टी कि यार मैं कुछ और हूँ, मुझसे काम कुछ और करवा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं चूँकि जिस लेवल पे हूँ, मुझे ऑब्वियसली इन चीज़ों का एहसास हो गया है कि यार ये सब कुछ करने के लिए, आगे जाने के लिए आपको एग्जैक्टली ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको ये सब कुछ करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस लेने के लिए ये सब कुछ करना भी चाहिए, ठीक है। आप ये सब कुछ करके अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। ड्यूरिंग ACCA इवन इसके अलावा जब मैं अपनी स्टडी लाइफ कर रहा था, मुझे अपने पेरेंट्स की बात
सबसे अच्छी ये लगती है कि उन्होंने हमें अच्छे बुरी चीज़ों की तमीज़ दी। इस लिहाज से अच्छे बुरे इसलिए कि जी उन्होंने हमें कम बजट में भी रहते हुए कि बेटा अगर मैं महीने पे हमारी ये सैलरी है, आपने इसमें गुजारा करना है, किस तरीके से सरवाइव करना है, किस तरीके से सेक्रीफाइस करना है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने भी मुझे सिखाई, मेरी मदर ने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। वो इस लिहाज से कि आज टोटली आई एम इंडिपेंडेंट। मैं अपने पर्सनल काम से लेके अपने घर के काम, इवन के अपने किचन के काम, अपने लॉन्ड्री, वॉशिंग, घर की सफाई, घर को कैसे साफ सुथरा रखने हैं, यानी कि अगर मुझे आप एक महीने के लिए अकेला छोड़ दें एक घर में और मुझे कहेंगे जी आपने हर काम खुद करने हैं, तो शायद मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सिखाई हैं कि बेटा लड़के होने का मतलब ये नहीं कि जी आप टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट हो, अपने काम खुद करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ताकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है, तो आप इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। मुझे उन पेरेंट्स से तो नहीं, किसी से कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल लोग अक्सर पेरेंट्स इवन के लड़के तो नहीं, इवन के लड़कियों के साथ भी शादी से पहले भी और समटाइम ज़रूर से ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं अपने बच्चों को। उनको सीखने का वो मौका नहीं मिलता जो उनको मौका देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत ही एक बर्गर बच्चे बन जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बर्गर बच्चे ही कहेंगे उसको। और हम लोग नहीं उस चीज़ पे उस कर सकते हैं। हम लोग ज़िंदगी में बहुत सी जगह पे आके फंस भी जाते हैं, हमें नहीं समझ आती हम क्या करें, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ें इंसान को पता होनी चाहिए, ज़िंदगी में कैसे सरवाइव करने के लिए, क्या क्या कुछ करने के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। खैर, अच्छा, ड्यूरिंग माई स्टडी मैं ये बता रहा था कि मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं। ट्यूशन्स जब आप स्टडी लाइफ में होते हैं तो ट्यूशन्स, मेरे ख्याल से ट्यूशन्स एक आपके पास बेटर ऑप्शन होता है। जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता होता है कि आपको पता होता है। मैं थोड़ा सा गाड़ी साइड पे लगा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ एक्चुअली बोल के भी, और मेरा फोकस इस वक्त दो चीज़ों पे है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और ड्राइव भी कर रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी साइड पे लगा दूँ। इवन कि आई एम गेटिंग लेट। अभी तक फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आता है तो मेरा ऑफिस पास ही है, पाँच मिनट भी नहीं, शायद 3 मिनट की ड्राइव पे है, तो मैं फ़ौरन ही पहुँच जाऊँगा ऑफिस। लेकिन जब तक मैं थोड़ा सा आपसे के साथ बात कर लूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी एक स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी होता है कि वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकता है। बेटर ऑप्शन यही है जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि आप टीचिंग स्टार्ट कर दें। मैं अपने पेरेंट्स को इसीलिए रिगार्ड देता हूँ कि उन्होंने मुझे टोटली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स ने ऑब्वियसली मेरे लिए स्टडी के लिए किया है। इसलिए कोई सस्ती डिग्री नहीं है, पैसे खर्च होते हैं। इवन कि मैं मेडिकल भी अगर ज्वाइन करता तो मेरे पेरेंट्स इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि उन्होंने एक पूरा बजट मेरे लिए बना के रखा हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का फील होता था कि यार मैं इसके अलावा भी, मेरी पढ़ाई के अलावा मेरी कुछ ज़रूरियात हैं जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स के आगे हाथ नहीं फैला सकता, तो मुझे खुद से कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरे फादर ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छे रैंक में वो एक जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर एक पैशन था कि वो टीचिंग भी करते थे। तो उनको देख देख के इवन के वो होम ट्यूशन्स भी करते थे, और ही वाज अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से वो हैंडल करते थे। तो अक्सर स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे फादर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतने, मेरे अबू से इतने ज़्यादा वो थे कि काफ़ी दूर से लोग
लड़के स्टूडेंट्स इवन के लड़कियां उनसे पढ़ने आती थी घर पे ही हमारे, यानी कि बचपन से यही हमने देखा कि अब्बू जब हम इवन के सो के उठते थे तो जी अब्बू बैठे हुए हैं और अब्बू क्लास ले रहे हैं, लड़के आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कभी अब्बू खुद जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑफिस टाइमिंग के बाद अब्बू ने अपने आप को इस तरीके से बिजी कर लिया था। वो हम लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी थी या किसी और वजह से, बस एक बंदे का एक अपना शौक होता है, तो यही शौक मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। मैंने भी सोचा कि यार टीचिंग एक अच्छा क्राइटेरिया है जिसमें आप कम टाइम स्पेंड, सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो टीचिंग की ये है कि आप बहुत ही कम टाइम में एक रिस्पेक्टफुल, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जो है ना आप अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना नॉलेज बेसिकली दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो यही वजह है। तो लिहाजा मैंने भी व्हेन आई वाज इन आई थिंक मैं 9th में था, तो मैंने भी अपनी अब्बू से इंस्पायर होके और टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचिंग स्टार्ट यानी कि मैं स्टूडेंट्स 5, 6, 7 इवन के 8 क्लास के बच्चों को टीचिंग करना शुरू, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं। अच्छा मेरा होता था कि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे, अभी तक ये मेरे साथ यही है, तो मैं क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे प्रेफर करता था। तो मेरा सिनेरियो था कि मैं यार अपने आप की कम पढ़ाऊँ लेकिन अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छा अर्न करूँ। तो यही होता था कि मैंने ज़्यादा नहीं, एक मिनट आई थिंक फ़ोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यासिर एक दफ़ा फिर आपके साथ YouTube के चैनल के साथ। एक्चुअली कल मेरे आपके साथ काफ़ी देर तक मेरी बातचीत चलती रही है और काफ़ी कुछ अभी बताना था। मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस में मेरे ओनर्स के साथ कुछ मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था रास्ते में, फिर इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो वहीं से कट कर दी और मैं ऑफिस चला गया। वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया जिसलिए उसको कंटिन्यू कर सका, लिहाजा इसीलिए आज मैं उसी वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ और हम लोग उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। कल जहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट हुए थे आज हम लोग वहीं से दोबारा कनेक्ट करेंगे रिगार्डिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं अपनी लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहता, एक जर्नल चीज़ें, एक एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी बातें, कुछ चीज़ें जो मे भी किसी हद तक इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो इसी किस्म की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो यही वजह है। खैर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। कल की तरह आज भी लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा है, 40+ चल रहा है इस वक्त और बगैर एसी के तो गुजारा वैसे मुश्किल हुआ है। पर मैं बता दूं आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैं बैरियर टाउन में हूँ, साथ साथ मैंने अपना दूसरा मोबाइल दूसरे कैमरे के साथ जो है ना वो कनेक्ट किया हुआ है टूवर्ड व्यू, तो इसीलिए आज ये वाला कैमरा जो है वो डायरेक्टली मुझे फोकस करेगा और जो दूसरा कैमरा है मेरी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो सामने फ्रंट व्यू को कैप्चर करेगा। जैसे जैसे कोई व्यूज आते रहेंगे तो मैं साथ साथ उस कैमरे के थ्रू उसका भी व्यू करवाता रहूँगा, लेकिन ये वाला मेन कैमरा जो है वो आज टोटली इस पे ही मुझ पे ही फोकस रहेगा। अभी मैं बैरियर टाउन में हूँ, आज मैं बेसिकली डिफेंस जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास। एक्चुअली मेरी फैमिली आई लिव इन बैरियर टाउन लाहौर और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स डिफेंस में होते हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ और कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को वापस जो मेरे साथ बैरियर टाउन में रहते हैं उनको लेने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। उनको लेके आज मैं बैरियर टाउन वापस आऊँगा। इन द मेन टाइम अभी मैं आपको बैरियर टाउन का भी थोड़ा सा सैर करवा रहा हूँ और हम लोग रिंग रोड से जाएंगे टूवर्ड रिंग रोड, तो रिंग रोड का भी थोड़ा सा ओवरव्यू करते जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर करेंगे। साथ साथ हम लोग
कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, थोड़ी सी अपने बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ खैर। अच्छा जी, मेरे ख्याल से कल जहाँ से हम लोगों ने डिस्कनेक्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, साथ साथ थोड़ा सा म्यूजिक भी इंजॉय करते रहे। अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और म्यूजिक को थोड़ा सा लाउड कर देता हूँ ताकि हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता रहे। अच्छा, सेफ्टी मैयर इज ऑलवेज। अच्छा जी, कल मेरे ख्याल से हम लोग जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे वो था कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई स्टडी पीरियड एक्चुअली, कि मैं किस तरीके से मेरे ख्याल से मैंने अपना कैट और ACCA का तो डिस्कस कर दिया था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ड्यूरिंग स्टडी किस तरीके से मैंने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फुलफिल किए रेदर दैन कि अपने पेरेंट्स के आगे हाथ पे लाता कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। मैं कल भी आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे टोटली इंडिपेंडेंट होना सिखाया, ठीक है, शुरू से ही। और घर के हालात कुछ इतने खास अच्छे नहीं होते हैं, पर मेरे ख्याल से हालात के अलावा हम लोगों को चाहिए, ठीक है, कि एज अ पेरेंट्स के तौर पे अपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग ऐसे ही करें कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे उसको कोई मसला पेश ना आए। वही सारी सूरत हाल रखते हुए, चूँकि मेरे पेरेंट्स ने भी अप एंड डाउन अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, उन सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने हम लोगों को भी उसमें ही रहते हुए अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए कहा। ये मैं कह रहा था कि ड्यूरिंग स्टडी कल जहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था वो ये था कि जी ड्यूरिंग स्टडी मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। ट्यूशंस का इस तरह से मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे फादर्स बेसिकली वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और एक अच्छे रैंक पे थे। उनके साथ साथ गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है उनकी ड्यूटीज 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक होती है, ठीक है। तो मेरे फादर चूँकि एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे और उनको था कि वो किसी ना किसी तरीके से अपना नॉलेज जो है ना वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, अपना नॉलेज शेयर कर सकें। तो इसी सिलसिले में उनको शुरू से ही पढ़ाने का बहुत शौक था, एज अ टीचिंग का बहुत शौक था। और मेरे अब्बू जो थे उनके पास एक वास्ट नॉलेज ऑफ टीचिंग कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, उनके पास था। ही वॉज अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश एज वेल, और उसके अलावा वो ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैटर्स करते थे। तो उनको एक शौक था इस चीज़ का, ठीक है। कभी भी उन्होंने इवन कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे फादर ने कभी पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी है। इवन कि वो बहुत से ऐसे डिजर्विंग बच्चे जो जिनके पास पैसे भी नहीं होते थे और वो चाहते थे कि जी वो पढ़ें, तो मेरे अब्बू जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करते थे जितनी देर भी वो चाहते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने भी सीखी है। सेम मैं अपना भी सिनेरियो ये करूँ कि जब मुझे लगा कि एक स्पेसिफिक एज के बाद, इवन कि बहुत बड़ा भी नहीं मैं हो गया था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, इवन कि 9th क्लास में जब मैं था तो आई आल्सो स्टार्टेड माय टीचिंग। मैंने अभी पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। कुछ बच्चे अबू ने रेफर मुझे कर दिए कि बेटा एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे आप अपना चूँकि ड्यूरिंग स्टडी आप अपने एक्सपेंसेस कंटिन्यू कर सको, अपना नॉलेज जो अभी तक आप सीख चुके हो, ठीक है, वो दूसरों को आप किस तरीके से उसके मुतालिक कर सकते हैं, वो उन्होंने। तो लिहाजा मैंने 8th क्लास से मुझे याद है कि बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट पे मैंने 8th क्लास से जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर दी थी।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता 9th क्लास मैट्रिक, और चूँकि मैंने एफएससी की थी, और एफएससी के बाद यानी कि ये होता था कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तो साइंस स्टडीज़ कर रहा था मैं, तो बाकी जितने भी 5th क्लास या 6th क्लास, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरीके से उनको करता हूँ, क्योंकि ये होता है कि आपने जो स्टडी की भी होती है ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, आप उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। तो 9th क्लास में मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की, और मैट्रिक में भी की, एफएससी में भी की, और इसी तरीके से मैं अपने सारे मैंने स्टडी एक्सपीरियंसेस जो है ना वो किए। उससे होता था कि एट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैं अपने एक्सपेंसेस खुद मीट कर लेता था, यानी कि मुझे बुक के लिए आगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनसे पैसों की डिमांड नहीं करनी पड़ती थी। इवन के विल यू बिलीव कि मैंने अपने ट्यूशन्स की फीस में या जो भी मैं अर्निंग करता था ड्यूरिंग माय स्टडीज़, मैंने अपने स्टडीज़ के एक्सपेंसेस खुद बेयर किए मैक्सिमम, और साथ साथ जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती थी, इवन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बाइसिकल से लेके, अपनी बाइक से लेके, और इस तरह की जो भी चीज़ें एक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब कुछ अपनी ट्यूशन फीस के पैसे कलेक्ट करके उनको जोड़ के और उनसे चीज़ें ली हैं, ठीक है। और इवन कि घर पे भी किसी चीज़ की मुझे अभी तक याद है कि जब मुझे 8th क्लास में तो नहीं, जब मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलना शुरू हो गई है, तो जब मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर्स के, क्योंकि हर बच्चे को जब नज़र आ रहा होता है कि यार उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि यार वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस चीज़ का रिगार्ड दे सके। बहरहाल जितना मर्जी इंसान कोशिश कर ले, वो अपने पेरेंट्स के का दिया तो नहीं दे सकता, लेकिन किसी ना किसी हद तक हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। मेरी ख्वाहिश तो थी, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी ट्यूशन फीस इकट्ठी करके 2-3 महीने की अपनी मदर के लिए पहली दफ़ा जो है ना वो गोल्ड के, सोने के इयर रिंग्स बनवाए थे। उनकी बर्थडे पे मैंने उनको गिफ्ट किया था, और वो इस चीज़ पे बहुत ही खुश हुई थी। और पता है माँ के जो एक फीलिंग होती है कि क्यों बना लिया बेटा तूने, अपना पैसे जोड़ के, यही तेरे काम आते, जो एक माएँ अक्सर बच्चों के मुतालिक सोच रही होती हैं। लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही एक ऑनरेबल बात थी कि यार मैंने अपनी पहली कमाई अपनी अम्मा पे खर्च की है। और मज़े की बात, वो इयर रिंग्स अभी भी अम्मी पहनती हैं, और बहुत ही एक अटैचमेंट है उनको उससे, क्योंकि उनके बेटे की कमाई से थी। इवन कि मेरे फादर ने उनको वैसे ही बड़ा कुछ दिया हुआ था, लेकिन बेटे की कमाई की एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये वाली सूरत हाल थी।
सेकंड ये कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी, अगर आप एक नीचे से ऊपर आते हैं तो आपने बहुत चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता है, बहुत कुछ आप ज़िंदगी में सीखते हैं। सेम इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और उस चीज़ का मुझे अभी तक फ़ायदा हो रहा है। कभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में अपने अंदर जो है ना, वो नेगेटिविटी को इंसान जितना कम से कम कर सके और पॉजिटिविटी को जितना ज़्यादा बढ़ा सके, वो उसके लिए काफ़ी बेहतर है। पॉजिटिविटी से ये होगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जब आपको मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश होंगे, ठीक है, आपका एक मेंटली आपको सुकून होगा उन चीज़ों की वजह से। इवन कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, थोड़े पैसों में भी आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे क्योंकि आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे। ये चीज़ बहुत मैटर करती है ज़िंदगी में। अक्सर लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनको दिमागी सुकून नहीं है। किस वजह से कि उनका मेन फोकस ज़िंदगी में यही रहा है कि वो बचपन से उनको इस चीज़ का सिखाया कि बेटा ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम ज़िंदगी की कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। उनके दिमाग में ये बचपन से ही बात बिठा दी जाती है, या कुछ ऐसे क्राइसिस का वो सामना कर रहे होते हैं कि शायद उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है। एक्चुअली ये रोड सही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा हो रहा है। यही वजह है कि हाँ जी, अच्छा यार एक कैमरा, हाँ जी, इस वक्त हम लोग लाहौर रिंग रोड पे हैं टूवर्ड बहरिया टू डिफेंस फेज 6 में जा रहे हैं हम लोग। साथ साथ दूसरी कैमरे से हम लोग अपना व्यू भी कैप्चर कर रहे हैं, उसका लिंक मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा व्यू का। साथ साथ म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। और जी
अच्छा, एक्चुअली जब एक टॉपिक चल रहा हो बीच में टेम्पो टूट जाता है, फिर दोबारा उसी को कंटिन्यू रखना पड़ता है। मैं ये बात कह रहा था कि हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। मैंने आपको अपने मुतालिक बताया कि जी किस तरीके से मैंने अपने स्टडी लेवल में स्टडी की और साथ साथ अपनी ट्यूशन्स की है, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने एक्सपेंसेस खुद ही मीट किए, और इसी तरीके से हम लोग अपने बच्चों को भी ये चीज़ की तरबियत दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बेसिकली बात पैसे कम होने की या ज़्यादा होने की नहीं होती है। अक्सर आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर से ज़्यादा पैम्पर इस सूरत में करते हैं कि जी नहीं ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, फोकस करो अपनी स्टडी पे, हम लोग आपके खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो वो वाले बच्चे कुछ किसी हद तक जो है वो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एट द स्पेसिफिक लेवल वो कुछ ना कुछ अपनी डिग्री तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जो कुछ वो गेन कर सकते थे दुनिया के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, वो उस चीज़ को लूज कर चुके होते हैं अपने 5-6 सालों के पीरियड में। फिर जब वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो बहुत सी चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकें, सही तरीके से उस चीज़ के मुतालिक उस चीज़ को फेस कर सकें। शुरू में ऑब्वियसली फिर इस तरह के बच्चों के साथ, इस तरह के लड़कियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा तो यही है कि हमें जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, इवन के जैसे ही वो कॉलेज में आ जाए, तो उसको प्रैक्टिकली पेरेंट्स को चाहिए कि दुनिया को फेस करना सिखाना चाहिए। और फेस करने जब भी आता है कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। घर में बैठे बैठे इंसान कभी भी दुनिया को फेस नहीं कर सकता। लोगों से मिलना, 1 to 1 बात करना, किसी के साथ जाना, किसी से बाहर निकलना, ठीक है। और दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। मेरा मानना ये है कि हर पॉजिटिव बंदे के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, और हर नेगेटिव बंदे इंसान में कुछ पॉजिटिव भी होता है। अच्छा, एक बैलेंस लाइफ रख के ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग दुनिया में सरवाइव करें तो सिर्फ अच्छे बंदों को ही अपने साथ रखें और नेगेटिव माइंड के बंदों को हम लोग साइड पे कर दें। पॉसिबल नहीं है कि अगर हमने अपने आप को दुनिया में सरवाइव करना है तो हमारे लिए ये है कि हम लोगों ने हर एक के बंदे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और एक मॉडरेट तरीके से लाइफ को बैलेंस करके चलना है। नेगेटिव बंदों की नेगेटिव चीज़ों से बचना है, पॉजिटिव बंदे की पॉजिटिविटी को एक्वायर करना है और इसी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। अच्छा, जो कि नेगेटिव बंदे हैं, अगर हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लेवल उस हाई होगा तो हमें उस नेगेटिव बंदे की नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। मैं मान ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई पर्सन 100% नेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा इंसान में लालच होती है। जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी मुझे किसी इंसान में नज़र आती है वो ये होता है कि जी खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी, इसको मैं काउंट करता हूँ। सेल्फिशनेस या खुदगर्जी को हम ये कह सकते हैं कि मतलबी, या इन अदर टर्म में अगर हम लोग देखें तो मतलबी कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग, इवन कि जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कुछ अर्से आपके साथ स्पेंड करते हैं, आपसे अपना मतलब का काम निकाल के और आपको अस्सलाम वालेकुम कह के किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। होता है ऐसा, मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को मैंने अपने सर पे हावी नहीं कर लिया। उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, कुछ बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओब्वियसली जब एक इंसान नेगेटिव, उसको खुद भी नहीं पता, समटाइम इंसान को खुद नहीं पता चल रहा होता। हम लोग किसी को, मैं अगर अपनी बात करूं,
मुझे शायद किसी हद तक मैं अपने आप को असेस कर सकता हूँ कि मैं यार कैसा हूँ, नेचर वाइज कैसा हूँ, रेदर देन कि कोई दूसरा मुझे कंपैरेटिवली ऑब्जर्व करे कि यार ये बंदा कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसका इखलाक कैसा है, ये इसकी लोगों के साथ डीलिंग कैसी है, ये किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है, और लाइक प्रोफेशनली और नॉन प्रोफेशनली बहुत से लोग हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो दूसरा बंदा मुझे जिस हिसाब से अच्छी तरीके से जज कर सकता है बहुत कम टाइम में, वो शायद मैं खुद अपने आप को तक ना कर सकूं, क्योंकि मेरी जो एक नेचर है या किसी की भी इंसान की जो नेचर होती है वो नेचर है उसकी, ठीक है, एक फितरत होती है हर इंसान की, वो उसको नहीं उस चीज़ को फील कर रहा होता, लेकिन दूसरा बंदा बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि यार ये आजकल मैक्सिमम दुनिया इतनी सियानी हो चुकी है कि वो जब कुछ अरसे किसी के साथ स्पेंड करता है तो उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदा किस ट्रैक में जा रहा है, इसकी थिंकिंग क्या है, ये मुझसे किस हद तक फ़ायदा उठाना चाह रहा है, मुझे अगर नुकसान भी पहुंचाना चाह रहा है तो क्या सोचना चाह रहा है। तो ये सब कुछ वही बंदा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है जो प्रैक्टिकली बाहर निकला हुआ हो, जिसने लोगों के साथ वो फेस किया हुआ हो, नेगेटिव पॉजिटिव अपने अंदर, और इन चीज़ों को वो किया हुआ, वही इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। तो हम यही है कि अपने अंदर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को हम लोग अपने अंदर रख सकें। मेरे प्रोफेशनली जहाँ पे भी मैंने काम किया है वहाँ पे मुझे हर तरह के लोग मिले हैं, अच्छे लोग भी मिले हैं, बुरे लोग भी मिले हैं, इवन के बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं और बहुत बुरे लोग भी मिले हैं। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि उनमें से मैक्सिमम लोग जो भी प्रोफेशनली हैं या दूसरे मेरे इवन के मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ, अभी तक उनसे मेरा राब्ता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा भी मेरा मानना ऐसा भी है कि कोई भी इंसान फालतू नहीं होता। कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपको किसी एक आम से इंसान की ज़रूरत भी पड़ सकती है। स्पेसिफिक टाइम पे आपको लगता है कि यार ये इस बंदे से क्या मेरा लेना देना, मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और है, ये बंदा किसी और नेचर का है। समटाइम इंसान के नेचर नहीं, आपका माइंड ही किसी के साथ मैच कर रहा होता, उसकी थिंकिंग कोई और होती है, आपकी थिंकिंग कोई और होती है। तो कुछ बंदे चूजी होते हैं। अक्सर लोगों का ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के दोस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं दोस्त बनाने में, और वो अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करने में। तो ऐसे बंदे हम हमेशा फिर अकेले रह जाते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए उनको कोई मिलता है, जब उनका टाइम पास हो जाता है तो फिर वही वो अपने दूसरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ आप का इंटरेक्शन के साथ आप राब्ता पड़ सकता है। तो कभी भी किसी को फालतू ना समझें या यूजलेस ना समझें। ये ना समझें कि यार ये बंदा छोटा है, ये मेरे काम नहीं आ सकता। मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में लिटरली मेरी में हैं, बहुत करीबी भी हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जिनके अंदर ये चीज़ मौजूद है, जो कि सोचते हैं कि यार ये बंदा हमसे नीचतर है, या हमारा स्टैंडर्ड कोई और है, इसका स्टैंडर्ड कोई और है, ये हम लोगों में सूट नहीं करता। तो जबकि ऐसा नहीं है। और वो बंदे होते हैं कि जब उनको उस बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं ना कि जी मतलब पे गधे को भी बाप बना लेना, वो वाली सूरत हाल पड़ जाती है। जब उनको उस बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो वो मतलब जब आता है तो उस बंदे के आगे लेट भी जाते हैं कि यार ज़रूरत है। तो हर बंदा, वही मैं कह रहा हूँ कि यार कोई बंदा गरीब हो तो ये उसका फॉल्ट नहीं है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जितना सिंसियरली आपके साथ
अगर आप काम के लिहाज से, किसी और के लिहाज से आपके साथ अगर इतनी सी सिंसियरिटी वो दिखा सकता है एज कम्पेयर टू एक थोड़ा सा हाई लेवल का बंदा जिसके पास हर चीज़ हो, उसके अंदर वो सिंसियरिटी नहीं होगी, वो उसके अंदर ज़्यादा मीननेस होगा और ज़्यादा सेल्फिशनेस होगा। अगर एक जिसको हम लोग इन शॉर्ट ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड वाला बंदा के साथ आपकी कोई राब्ता होता है तो कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो आपका ऐसा उस वक्त शायद वो काम ना आए कि अगर आप एक आम बंदे के साथ दोस्ती रखते हैं या आपके कांटेक्ट में है और आपको उस वक्त उस बंदे की ज़रूरत पड़े तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपका अच्छी तरीके से साथ देगा। ऐसा मेरा मानना है और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। हर बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल मेरा इवन कि मेरा तो ज़्यादा लोगों को मैं प्रेफर उन्हीं लोगों को कर रहा होता हूँ जिनके साथ जो नेचर वाइज अच्छे होते हैं, जिनके साथ मेरी बन भी अच्छी तरीके से जाती है, ठीक है। और तो वो होती है मेरी इवन कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा, सेकंड आई डोंट नो कि मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन ये होता है कि मेरी लोगों के साथ डीलिंग ये है कि एक अपर से लेके एक जूनियर लेवल तक मैं हर एक के साथ एक बैलेंस में लेके चल रहा हूँ। तो हर एक कभी ये नहीं है मेरे अंदर ईगोइस्टिक नाम की चीज़ नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को अपने सर पे हावी करता हूँ। तो ये है कि लोग अगर आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल है। हम लोग किसी भी इंसान को जब इज्जत देते हैं, स्पेशली अगर आप अपने से कम लेवल वाले, इवन कि आप ऑफिस की बात कर रहे हैं या कहीं पे भी अपने इवन कि मिलने मिलाने वाले में जिनका थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड या वैसे ही आपसे थोड़ा सा उनका काम है, अगर आप उनको इज्जत दें, एक तो आपको वो इस चीज़ का रिगार्ड बहुत देते हैं और वो आपको उस वक्त आपके जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि काम आएंगे जब आपके एक स्पेसिफिकली जिसको आप समझ रहे हो कि शायद यार ये तो मेरा बहुत ही करीबी है, मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये ज़रूर मेरे काम आएगा। वो शायद उस वक्त जब आपको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत पड़े तो वो शायद कोई एक्सक्यूज़ पेश कर ले, कोई बहाना ढूंढने के आपकी मदद ना करे, एज कम्पेयर टू कंपेरेटिवली वो बंदा जिसको आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे एक इज्जत दी थी, ठीक है। तो इज्जत हर एक का हक है और हर एक को देनी भी चाहिए। जब तक आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आप सबसे पहले जिंदगी में इज्जत ही सब कुछ होती है। तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, इज्जत करना चाहिए। और भी साथ साथ आप अपना म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हैं वैसे। When I say love you and you say love you too. It's not a give me ooh la 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 ooh la 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 ooh la 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 ooh la 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 ooh la la
किनारे जोड़ना तेरी आदत में शामिल किया है इबादत में थोड़ी खुदा से भी माफी हो मेरे लिए तुम काफी हो मेरे लिए तुम काफी हो काला जादू कर दिया तेरी आंख सोनी पूरा लंदन हिलता हिले जो तेरा लक सोनी ओ मुंडिया नो मारेगी ना एवें हस सोनीए केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोनीए ओ लगदी लाहौर दिया जिसे हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया जिसे हिसाब ना तक दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी लाहौर दिया जिसे हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो पता करो पता करो कातिल अदावा तू बचना मैं चाहवा पर बच भी ना पावा की करा हाँ जी, अभी हम लोग रिंग रोड से बस DHA की तरफ उतरने लगे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ज़रा इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहता हूँ अपनी पिछली हुकूमत को कि लिटरली रिंग रोड जब नहीं था तो मुझे बैरिया टाउन से डिफेंस जाने में तकरीबन 1.25 घंटा, समटाइम अगर रश होता था तो 1.5 घंटा भी लगता था, जबकि वही फासला अब चूँकि रिंग रोड बन चुका है। रिंग रोड आपको मैंने दिखाया भी है, साथ साथ मेरी रिंग रोड की वीडियो भी है। वही फासला अब बैरिया टाउन से अगर हम लोग डिफेंस आते हैं तो मैक्सिमम हार्डली 20-25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, यानी कि आधा जितना भी डिस्टेंस है वो पहले से अब आधा हो चुका है। ये एक बहुत ही रिंग रोड का प्लस पॉइंट है कि जहाँ भी अगर किसी ने जल्दी पहुंचना है तो आप एक पूरा, यानी कि समझे आप लाहौर कवर किया हुआ है कि बैरिया टाउन से हम लोग रश में आके नहीं फंसना चाह रहे हो, हम रिंग रोड के थ्रू कोई सा भी रूट ले सकते हैं और हमारे जो फासले हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, हम लोग इस वक्त डिफेंस में हैं टूवर्ड रिंग रोड फ्रॉम बैरिया। जैसे बताया था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली यहाँ पे डिफेंस में होती है, मैं आज उनको ही विज़िट करने जा रहा हूँ और साथ साथ आपके साथ अपनी बहुत सी चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ड्यू टू लॉकडाउन चल रहा है आजकल लाहौर में, तो डिफेंस में भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़ोर से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अभी मैं वही ऑब्जर्व कर रहा था। मैं घर से काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ, बैरिया की प्रेमिसेस से बाहर मैं काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ। मैं खुद भी अपने आप को एक समझे आइसोलेट किया हुआ था, चूँकि हालात ऐसे हैं, तो इसी चक्कर में तो बाहर काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ रास्ते में जगह जगह नाके लगे हुए हैं और कुछ जगह तो सील की हुई हैं और काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। बैरिया में भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि SOPs प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं और लोग और इस चीज़ पे को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वाकई एक वबा आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। तो इसका वाहिद
कि एहतियात, जितनी ज़्यादा हम लोग एहतियात करेंगे इस चीज़ को उतनी ही ज़्यादा हम लोग अच्छी तरीके से काबू कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं एहतियात करा, ऐसा नहीं है। ये देखें, मैं चूँकि कभी गाड़ी में अकेला हूँ, अव्वल तो मैं इस वक्त चूँकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया, अदरवाइज मेरी गाड़ी में एक मास्क ये रहा और दूसरा मास्क ये रहा, और इसके अलावा ये देखें, ये मेरा डिटोल स्प्रे है। इसके अंदर मैं पानी के अंदर मैंने डिटोल डाल के, और ये मैं हर वक्त मेरी गाड़ी में रहता है जो कि मैं रखता हूँ। उसके अलावा ये है, और ये देखें, ये पूरे डिटोल वाइप्स हैं जो कि मैंने अपनी गाड़ी में रखा हुआ है एहतियातन। और इसी तरीके से ये देखें, ये हैंड सैनिटाइज़र, एक हैंड सैनिटाइज़र इधर पड़ा हुआ है, एक हैंड सैनिटाइज़र ये पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ और मैं प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, मेरी भी पूरी कोशिश है, बल्कि मैं थोड़ा ज़रूर से ज़्यादा मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ अपने लिए, नहीं तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए। हर बंदे को होता है कि यार कि हम लोग जो आदमी लोग होते हैं, चूंकि वो घर, उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज्यादा होता है। इवन कि ये देखें, ये मैंने अपनी गाड़ी में डिस्पोजेबल ग्लव्स तक रखे हुए हैं कि जब भी मैं मार्केट में निकलता हूँ कोई ग्रोसरी परचेज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं ये पहले पहनता हूँ, फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, और जैसी ग्रोसरी वगैरह परचेज कर लेता हूँ उसके बाद गाड़ी में बैठने से पहले ये मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ, यानी कि मैं डस्टबिन में डाल के फिर गाड़ी में बैठता हूँ। और गाड़ी में बैठते ही मैं फौरन अपने आप को सैनिटाइज करता हूँ डिटोल के साथ और सैनिटाइजर के साथ। तो पूरा इस चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ, हमें ख्याल रखना भी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि चूँकि हम लोग जो बंदे लोग होते हैं, इनका लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से आप कुछ नहीं आपको पता चलता कि आप कहाँ से जो है वो जरासीम गेन कर रहे हैं। और असल इम्पैक्ट जो है मेरे ख्याल से हम अपना ख्याल नहीं कर रहे, हम अपनी फैमिली का ख्याल कर रहे हैं। जिस तरह मेरी है इस तरीके से ऑब्वियसली आप सबकी फैमिलीज हैं, तो हमें अपनी फैमिली का ज़्यादा ख्याल करना होगा। हो सकता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, हम लोग अगर कहीं से जरासीम लेते हैं तो इसको कवर भी कर लें, लेकिन अगर बात की जाए हमारी फैमिली की, हमारे घर में के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग ना हो इतना ज़्यादा, तो वो उन पे ज़्यादा बुरी तरीके से ये वायरस जो है वो अटैक कर सकता है। तो हम लोग को इसीलिए इस चीज़ का एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं तो पूरी हद तक इस चीज़ की एहतियात करता हूँ कि जितना भी हो सके वो कर सकूं। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, इवन कि मैंने अपने घर में ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं अपने घर के बाहर पहनने वाले शूज़ जो है वो घर के अंदर नहीं आते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। बाहर के स्लीपर्स बाहर हैं, बाहर के जॉगर्स, ये एक जो चीज़ है जॉगर्स वगैरह, ये हम लोगों ने घर के बाहर ही रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर जरासीम हमारे जूतों के साथ लग के हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, और घर में जो हमारी फैमिली रह रही हो तो उनमें ज़्यादा इस चीज़ का होता है। सेकंड ये है कि जैसे आप घर में वापस आते हैं अच्छी तरीके से, सबसे पहले आप अपनी फैमिली से मिलने से पहले जाते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोएं। अगर मेरा तो मानना ये है कि आप जो है वो करें, शावर, एक प्रॉपर शावर लें, अच्छी तरीके से नहाएं साबुन के साथ। अगर फौरन इंस्टेंट आप शावर नहीं ले सकते तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट आप अपने हाथ तो ज़रूर धोएं, और अच्छी तरीके से अपने किसी भी घर वाले को के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होने से पहले। तो यही सारी सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो ज़रूर इस चीज़ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जब से हुकूमत ने इस चीज़ को सीरियस लिया है, हमारी हुकूमत भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही थी, इवन कि मुझे खुद इस चीज़ का अफसोस हुआ है कि हुकूमत ने इसको एक पूरा सा, कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, जिस हुकूमती सतह पर एक प्रॉपरली इस चीज़ को प्लान के साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने उसको उस तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए।
अब भी इवन के कुछ जगहों पे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब सूबाई लेवल पे इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली किया जा रहा है और काफ़ी इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इसके केसेस सुन रहे हैं कि इसके केसेस में कमी वाक़या हो रही है। अल्लाह करे कि जी एक बहुत जल्द हमें इस वबा से निजात मिले और अल्लाह ताला से वैसे ही हाजत के नफिल पढ़ के एक अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गुनाह हो गया है तो हम सबको माफ़ फरमाए और बहुत जल्दी इससे हम लोगों को छुटकारा दे। इन हालात में हम लोग अच्छा कुछ चीज़ें अल्लाह ताला हम लोगों को इन चीज़ों से सिखाती भी हैं। इन हालात में हम लोग बहुत कुछ अल्लाह ताला से सीख सकते हैं। हम लोग इन हालात में अपने से जो कमतर तो नहीं मैं कहूँगा, जो नहीं जिनके पास आमदनी का ज़रिया नहीं है या जिनका आमदनी का ज़रिया था वो उनका आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया है, तो हमें उनका पूरा ख्याल करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर सपोज आपके पास खाने के लिए 2 रोटियां हैं तो एक अगर आप किसी के साथ शेयर कर दें पेट, तो आपका एक रोटी से भी भर जाएगा, लेकिन शायद वो आपकी जो एक रोटी आपने किसी के साथ शेयर की है वो उसके लिए ज़्यादा हकदार था। तो यही बात है, किसी की भी मदद किसी भी तरीके से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग पैसों की हद की वजह से मदद कर रहे हैं। हम लोग किसी को राशन खरीद के दे सकते हैं। हम लोग किसी की भी जितनी हद तक इस सूरत हाल में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और इस चीज़ को आगे भी करना चाहिए। ये वो हालात हैं जब अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है कि मेरा तो मानना ऐसी है कि हर बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उसको अल्लाह ताला ही इस चीज़ को निजात दिलवाता है इंसान को। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें आजमाइशें होती हैं अपने बंदों के लिए। अगर हम लोग उस आजमाइश में पूरे उतर जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हमारे लिए एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जिसमें अल्लाह ताला हमें बहुत जल्दी इस आजमाइश से हमें पूरा उतारें और जितना हो सके मैक्सिमम अपने लोगों को देखें, उनको उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं हम लोग उनकी मदद करें। बाकी पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगा, तो मैक्सिमम इस चीज़ का करें। इस चीज़ का है अभी मैं अपने घर पे ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। मैं अपनी गाड़ी में गली में पहुँच चुका हूँ जो मेरी फैमिली की है और आई एम सो हैप्पी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि अपनी फैमिली से मुलाकात हो रही है मेरी और इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी मेरी मुलाकात ऐसी चलती रहेगी और इस चीज़ को हम लोग मज़ीद कंटिन्यू भी करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और ये आ गए हैं हम अपने घर। ये देखिए जी, ये मेरा सब कुछ देने की तू मिलदाया हाँ जी, इस वक्त मैं घर आ चुका हूँ, मेरी फैमिली अंदर है, मैं उनसे मिलने लगा हूँ। आप लोगों के साथ भी मेरी बातचीत चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को मैं जितना प्रोग्रेस कर सकूँ मैं करूँ और जितनी हद तक ले सकूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है मुझे अपने इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए।
अभी तो चूंकि मैं एक रैंडमली एक वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। जैसे ही इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल प्रमोट होता है तो मैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी इसमें शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना एक्सपीरियंस के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी नॉलेज मेरे पास है, मैं सूनर और लेटर इस सब नॉलेज को आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट, अरे मैं आपको ये कह रहा था कि मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें, इसको मैं जितना मैक्सिमम हद तक हो सका आप लोगों को पूरा वो करूँगा, क्योंकि अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ अच्छी बुरी बातें जो हो सकता है कहीं ना कहीं जाके आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, आगे जाके मैंने फिर कुछ इंटरनेशनल टूर, लोकल टूर के अलावा इंटरनेशनल टूर्स का भी मुझे शौक़ है और मैं करता रहता हूँ। तो मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको अपने साथ लेके जाऊँगा उस जगह का, कि आपको घर बैठे एक चैनल के थ्रू आपको उस जगह की सैर करवाऊँगा, उस जगह की अच्छी और बुरी बातों का आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप लोग भी एक बहुत ही कम खर्चे में किसी अच्छी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। किसी को भी अगर घूमने फिरने का शौक़ है वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए, वीज़ा किस तरीके से हम लोग किसी भी जगह का अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ सूनर और लेटर डिस्कस करूँगा। अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी शेयर करूँगा और आपको बताता रहूँगा और ज़रूर आपको उस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा भी होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ इन टच रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन को भी दबा के, और ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो से भी अपडेट होते रहें और मुझे सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेरा चैनल प्रमोट होगा और इवन कि मैं किस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ मैं आपको मेरे सारे एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।